बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कोर्स मेंबर्स, आज से हम इंशाल्लाह इस कोर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और कोर्स कंडक्ट के लिए जो पहले मैंने आपको ग्रुप में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस दी हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है ताकि आप इस कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब हम आगे कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं और यहीं से हमारी ट्रेनिंग और वो स्टेप स्टार्ट होता है जहाँ से हम हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। चूँकि हमारे कोर्स का नाम हैप्पीनेस कोर्स है, तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हैप्पीनेस है क्या, होती क्या है, इसे कहते क्या हैं। एक बात याद रखें कि सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज़ है और हैप्पीनेस एक अलग चीज़ है। बहुत से लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड तो होते हैं अपनी लाइफ से, लेकिन वो हैप्पी नहीं होते, वो उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे होते। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, जो उसकी चाशनी है, जो उसकी लज़्ज़त है, उसको महसूस नहीं कर पा रहे होते। ये चीज़ हैप्पीनेस के अंदर आती है। अब आप हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड तो हैं, यानी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ लाइफ में कुछ कमी है या कुछ बड़ी कमी है जिनसे उनकी लाइफ मुतासर हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम सेटिस्फाइड हैं, हम राज़ी हैं, हम अपनी फ़ेट के साथ, अपने अल्लाह के साथ राज़ी हैं। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ऐसे लोग भी जो जो राज़ी हैं, जो सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने आप को हैप्पी भी कह सकते हैं? कि आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं? ये अपने आप से सवाल करें। आप सब ने क्या करना है कि एक लम्हे को अपने आप को मुखातिब करके, अपनी आंखें बंद करके, अपने आप से, अपने दिल से पूछना है, अपने लाशऊर से पूछना है कि क्या मैं दिल से खुश हूँ? क्या मैं अंदरूनी तौर पर खुश हूँ? क्या मैं खुशी महसूस करता हूँ? तो आपको जो जवाब आएगा ना, वो आपका रियल आंसर होगा। और उसी के बाद आपको ये पता चलेगा कि चाहे आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन खुशी की कमी है आपके अंदर। और वो खुशी की कमी कैसे पूरी होगी? क्या वजह है कि हम सेटिस्फाइड तो हैं लेकिन हम हैप्पी नहीं हैं? ये हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। ये जो मैंने सामने लिखी हुई हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी खुशी के गुम हो जाने के लिए या खुशी के मादूम हो जाने या पसे पर्दा चले जाने के लिए की वजह बनती हैं, जिसकी वजह से हम सब चीज़ें होते हुए भी खुश नहीं हो पाते। एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि अननोन लाइफ प्रोफाइल। इससे मतलब ये है कि मुझे ये नहीं पता, मैं ज़िंदगी तो गुजार रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूँ, मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, मेरी लिमिट्स क्या हैं, मैंने जाना है जिस जिस जगह मैं हूँ, क्या मुझे यहीं होना चाहिए? क्या यही मेरी ख्वाहिश है? जो कुछ मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे यही करना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए? इसको मैं अपनी ज़ुबान में एक नफ़सियाती गुमराही कहता हूँ कि हमें ये नहीं पता हम कौन हैं, हमने कहाँ जाना है, हमारे शौक़ क्या हैं, हमारी मंज़िल क्या है, टारगेट क्या है, कौन से रास्ते अपनाने हैं, किन चीज़ों से बचना है हमने, किन को अपनाना है, क्या करना है, लोगों से क्या रिलेशन रखना है। तो इसको मैं लाइफ़ प्रोफ़ाइल कहूँगा कि एक ये वजह भी होती है कि जब हमें पता ही नहीं है हम कौन हैं, हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, तो ये हमारी खुशी के रास्ते में रुकावट बनती है, बल्कि मज़ीद से मज़ीद हमें उदास करती है। हमें एक अननोन या ना समझ आने वाली उदासी जो अपने अंदर या कमी फ़ील होती है, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है नफ़साती गुमराही। हमारी लाइफ के गोल नहीं है, हमारी एम नहीं है, हमें पता नहीं है हमने अपनी हुदूद क्या रखनी है, हमने किससे रिलेशन बढ़ाना है, किससे रखना है और कहाँ जाना है। इसके ऊपर फिर बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बड़ी रीज़न जो है, जो मेजर डोमिनेंट रीज़न है, वो ये है ओवरथिंकिंग। हम लोग एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हर वक्त हर चीज़ सोच रहे होते हैं हम। तो उससे क्या होता है, हमारे बैकग्राउंड में बहुत सी सोचें चल रही होती हैं, जिससे हमारी सोच भी डिवाइड होती है, जिससे हमारी तवज्जो भी डिवाइड होती है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त भी मुतासर होती है और हमारा शऊर ना सही तो हमारा लाशऊर हर वक्त जो है कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और हम लम्हा मौजूद की खुशी और चाशनी महसूस नहीं कर पाते, चाहे वो अच्छे इवेंट्स भी हों, हमारी मर्ज़ी के इवेंट्स भी हों, हम उनमें भी वो लज़्ज़त, वो खुशी नहीं महसूस करते जो उनकी होनी चाहिए। तो एक सबसे बड़ी रीज़न उसकी ओवरथिंकिंग है, जिससे हम छुटकारा पाना सीखेंगे इंशाल्लाह। एक अगली बात है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इल्म नफ्सियात का एक असूल है। सिंपल वर्ड्स में ये समझाऊंगा मैं कि हम चीज़ों को जनरलाइज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक दो लोग ऐसे मिले जो मतलबी लोग थे, मीन थे, उन्होंने अपना ज़ाती मफाद देखा और मुझे चाहे दोस्ती में धोखा दिया, मोहब्बत में धोखा दिया, कारोबार में धोखा दिया। एक के बाद दो या तीन एक इवेंट ऐसे हुए, तो मैंने ये जनरलाइज़ कर लिया कि ये सारी दुनिया ही आजकल दो नंबर है, सब लोग धोखेबाज हैं, इखलास है ही नहीं, दोस्ती है ही नहीं, मोहब्बत है ही नहीं। तो ये मैंने जनरलाइज़ कर लिया।
इस जनरलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमें अच्छे लोग मिलते हैं हम उन पे भी शक करते हैं और हम उनकी भी दोस्ती का फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनकी कदर नहीं करते और हम उनको उनके साथ रिलेशन में हम या कारोबार में, शराकत में हम उनके साथ भी नहीं चल सकते। तो नुकसान तो हमारा हुआ और वजह है इसकी जनरलाइजेशन। इसी तरह रिलेशन में भी जनरलाइजेशन होती है। मिसाल के तौर पर हस्बैंड वाइफ हैं। अब मैं मिसाल दे लेता हूँ कि हस्बैंड को वाइफ़ की अगर कोई सी 2 आदत पसंद नहीं है, वो आदत उसको रोज़ देखने को मिलती हैं। अच्छा, लेट्स सपोज़ कि सिर्फ़ 2 आदत ऐसी हैं जो पसंद नहीं हैं, बाकी बहुत सी अच्छी आदत हैं और यानी कि 98% अच्छी आदत हैं, 2 जो हैं बुरी आदत हैं जो उसको पसंद नहीं है। जब वो आदत रोज़ देखने को मिलती हैं, बार-बार रिपीट होती हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारा ज़हन, हमारा लाशऊर गैर इरादी तौर पर ये जनरलाइज़ कर लेता है कि ये बंदा अच्छा नहीं है, मेरी शरीक हयात अच्छी नहीं है, या अगर वाइफ़ की से बोलें तो मेरा शरीक हयात अच्छा नहीं है। हालाँकि चीज़ें वो सिर्फ़ 2 होती हैं। तो ये हम रिलेशंस में भी जनरलाइज़ कर लेते हैं, दोस्तों में, अपने बिज़नेस पार्टनर्स में, अपने क्लोज़ रिश्तों में भी हम ये जनरलाइज़ कर लेते हैं कि ये बंदा तो ठीक ही नहीं है, ये मुझे पसंद ही नहीं है, आई हेट दिस पर्सन। ये जनरलाइजेशन की वजह से होता है। वरना जितने भी रिलेशंस होते हैं ना, जो कपल्स जो अपना प्रॉब्लम या रिलेशन इम्प्रूव कराने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, माहिरीन नफ्सियात के पास जाते हैं, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। जब दोनों फ़रीक़ैन को कहा जाता है कि अपने दूसरे शरीक हयात की आप बुरी बातें लिखें, जो उसकी शख्सियत में बहुत बुरी बातें हैं, जो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है। तो ये इट इज़ ऑन एवरेज कि जब ऐसा उनको कहा जाता है तो वो 2-3 से ज़्यादा चीज़ें लिख ही नहीं पाते और ख़ुद हैरान होते हैं कि हम इससे ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं लिख पा रहे। वजह ये होती है कि वो बातें 2-3 ही होती हैं, जनरलाइज़ कर लिया होता है उन्होंने, और जनरलाइज़ इतना ज़्यादा कर लिया होता है कि रिश्ता ख़त्म होने पे बात आ जाती है। दूसरा है जी, नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट, माज़ी या वो लोग जो हमें पसंद नहीं हैं, उनके साथ जो हमारा ताल्लुक़ होता है, क्या हम माज़ी को बाज़ औक़ात भुला नहीं पाते, वो हमारे लाशूर पर हावी हो जाता है। या कुछ लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं हैं, वो हम उसको इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि वो शख्स जहाँ भी आस-पास नज़र आता है, मेरे वर्क प्लेस पे या मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बंदा है, तो मैं सिर्फ़ उसकी वजह से अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी वर्क प्लेस को एन्जॉय ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने उसको अपने ज़हन में ज़्यादा जगह दे दी है, ज़्यादा सोच लिया है। माज़ी की इन चीज़ों को और अनवांटेड लोगों के जो असरात, नफ़सियाती असरात हमारे ज़हन में आ जाते हैं, हम इनको निकालने का तरीका भी इस कोर्स में सीखेंगे ताकि हम असल खुशी महसूस कर सकें। फिर प्रेजेंट लाइफ स्ट्रेसेस ऐसे होती हैं कि जी किसी को कोई माली मुश्किल फ़िलहाल चल रही है, किसी के घर में कोई खुदा ना खास्ता झगड़ा चल रहा है, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई किसी को कोई किसी किस्म की तंगी है, बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है आजकल, ये एक प्रेजेंट लाइफ स्ट्रेसर है। किसी का लाइफ पार्टनर आजकल ठीक बिहेव नहीं कर रहा, किसी के ऑफिस में मुश्किल टाइम चल रहा है, किसी को रास्ते में चलते कोई मुश्किल पेश आती है। कोई ऐसा कह सकता है कि जी मेरा तो घर में बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन जब मेरी बहन, भाई, मेरी वालदा ये बात कहती हैं तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है। ये इसको भी मैं प्रेजेंट लाइफ स्ट्रेसर कहूँगा। हम इसको एड्रेस करने का तरीका सीखेंगे कि इससे कैसे निकलना है, ताकि हमारे जो प्रेजेंट लाइफ स्ट्रेसर्स हैं, जो हमारे ऊपर एक नफ्सियाती बोझ डाल देते हैं और जिसकी वजह से हम अपनी सलाहियतों का इज़हार नहीं कर पाते, हम जो कुछ हैं वो करके नहीं दिखा पाते। हम इन चीज़ों का बोझ उतारना सीखेंगे, इन चीज़ों से बेनियाज़ होना सीखेंगे, ताकि हम अपनी पूरी सलाहियतों के साथ अपनी ज़िंदगी की रेस में, ज़िंदगी की अपनी मंजिल में पूरी रफ्तार से और पूरे जोश के साथ हम दौड़ते चले चलें और हम कामयाब होते चले जाएँ। टॉक्सिक रिलेशंस ये ऑलरेडी कवर हो गया कि रिलेशंस डिस्टर्ब हों तो भी खुशी महसूस नहीं होती। रिलेशंस को भी एड्रेस करना या उनसे बेनियाज़ होना या उनके नफ्सियाती असरात से बचना हम सीखेंगे, ताकि हमारी बाकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो। अब रिलेशन में, एक रिलेशन में किसी के साथ, एक घर में, फैमिली में किसी एक शख्स के साथ आपका रिलेशन डिस्टर्ब होता है तो पूरी फैमिली के साथ आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी पर्सनल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हम ये सीखेंगे कि हमने ये कैसे करना है कि अगर एक रिलेशन के साथ इशू है तो उसको बाकी ज़िंदगी पर असरअंदाज ना होने दें। फ्यूचर कंसर्न्स, इनसिक्योरिटीज़ यानी हमारे गम, हमारे मुस्तकबिल की परेशानियाँ, हमें टेंशन्स होती है ये काम कैसे होगा, ये सब चीज़ें भी हम इन चीज़ों को इतना सोचते हैं, इतना सर पे सवार कर लेते हैं, तदबीर कम करते हैं, परेशानी ज़्यादा करते हैं, तवक्कुल कम कर देते हैं और ओवर थिंकिंग से इन चीज़ों को इतना सोचते हैं कि हम खुश कैसे रह सकेंगे फिर। माइंड ओवर ऑक्यूपाइड, बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कोई बहुत ज़्यादा जिसके काम हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, जहन में चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये भी एक खुशी को रोकने की वजह बन जाती है। अननोन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स,
ये पीछे वाली सब चीज़ों में कवर हो रहे हैं। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि वो कौन-सी नफ़सियाती मुहर्रिकात हैं जो हमें हमारी खुशी के रास्ते में, बाज़ औक़ात उसका ताल्लुक़ माज़ी से हो सकता है, बाज़ औक़ात उसका करंट स्ट्रेसर से हो सकता है, बाज़ औक़ात हमें थोड़ी-सी मेहनत से आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है। ये चीज़ें जनरली सारी कवर हो चुकी हैं, जो चीज़ें अननोन होती हैं। नेगेटिव थिंकिंग इन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड होती है जब हमारा जहन एक बड़ी पुरसुकून जहनी कैफियत में होता है। ऐसा होता है दिन को जब हम अपने ख्यालों में खोए कुछ सोच रहे होते हैं, या रात सोने से पहले जब हमारा शऊर और हमारा जहन आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्टिविटीज़ कम कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता सोने की तरफ जा रहे होते हैं, वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती है। आपने नोट किया होगा कि दिन में क्या होता है, हम अपने ख्यालों में खोए किसी के बारे में एक बेदहानी में, हमें कुछ नहीं पता अपने एनवायरनमेंट का, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसी की कोई याद आ जाती है, कोई उसका कॉल मैसेज आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। ये ख़ास स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें बहुत मिरेकल्स किए जा सकते हैं। और इस स्टेट ऑफ माइंड में जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारी टेलीपैथी हो जाती है और दूसरे को हमारी याद आती है, वो हमसे रब्ता कर लेता है। तो इस स्टेट ऑफ माइंड के बहुत से फ़ायदे भी हैं, और अगर इनको ठीक इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत से नुकसानात भी हैं। जब हम ऐसी किसी कैफ़ियत में दिन को अपने ख़्यालों में खोए हुए, तन्हाई में बैठे हुए, या रात सोने से पहले जब हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो उसका इतना बुरा असर होता है कि वो हमारे लाशऊर में वो नेगेटिविटी चली जाती है, और लाशऊर हमारी ज़िंदगी में उसको मुस्तकिल कर देता है, परमानेंसी दे देता है। जितने भी डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनकी एक ख़ास निशानी होती है, एक चीज़ उनमें कॉमन होती है कि वो इन 3 औकात में अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड जब दिन में डिफरेंट टाइम्स में मिलती है, उसमें वो नेगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन बनता है। अगर वो इन औकात में नेगेटिव सोचना छोड़ दें, उनका डिप्रेशन चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। अल्फ़ा स्टेट की बात कर लीजिए, खुशी के रास्ते में रुकावट बनती है नेगेटिव थिंकिंग इन अल्फ़ा स्टेट, और फिर रॉन्ग परसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस। हमें ये नहीं पता कि हैप्पीनेस होती क्या है, खुशी क्या है, हमने कहाँ से लेनी है। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे कि ये ठीक इसकी क्या कहते हैं, परसेप्शन ना होना भी हमारी खुशी के रास्ते में रुकावट की एक अहम वजह है। जब हमने खुशी का तस्वर ही गलत रखा हुआ है तो हम खुश कैसे हो पाएंगे। अच्छा जी, रियल फैक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या हो सकते हैं? क्या अच्छी जॉब हैप्पीनेस है, क्या अच्छा बिज़नेस, अच्छी आमदनी, अच्छा लाइफ पार्टनर, या नेमतों की ज़ाती फरावानी, क्या ये सब खुशी के मयार हैं या कुछ और है? यानी कि ये जितनी बातें मैंने लिखी हैं ना, ये जनरली ज़्यादातर चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, जो हमें चाहिए, हर इंसान को चाहिए होती हैं, इसके बाद गुजारा नहीं है इसके बगैर। लेकिन क्या खुशी का हुसूल इनके ऊपर डिपेंडेंट है? किसी हद तक तो हम कह सकते हैं, लेकिन असल खुशी जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि माहिरीन नफ्सियात की एक रिसर्च है कि माहिरीन नफ्सियात के पास सबसे ज़्यादा वो लोग आते हैं जिनके पास ये सारी नेमतें होती हैं, दुनिया की हर आसाइश होती है, लेकिन वो खुश नहीं होते, पुरसुकून नहीं होते। माहिरीन नफ्सियात के पास आते हैं खुशी तलाश करने, सुकून तलाश करने। इस लेक्चर के एंड में एक प्रॉपर इसके ऊपर लेक्चर है कि वो हैप्पीनेस के फैक्टर्स क्या होंगे, किन को हमने छोड़ना है, किन को हमने लेना है, और अपनी परसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस को ठीक करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि हम कोर्स में आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। ओके जी, अब मैं आपसे कहता हूँ कि राइट नाउ मैंने आपको बता दिया कि सेटिस्फेक्शन अलग चीज़ है, हैप्पीनेस अलग चीज़ है। सेटिस्फाइड आप हो सकते हैं, हैप्पीनेस का लेवल प्लस माइनस हो सकता है। सेटिस्फेक्शन का लेवल हमेशा हैप्पीनेस से ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो, हैप्पीनेस का लेवल ज़्यादा हो। तो ये एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है कि आज डे 1 की हैप्पीनेस स्केल के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को जज करना है, अपने आप को ग्रेड करना है। 1 से लेकर 10 तक आपने बताना है आप कितने हैप्पी हैं। 1 सबसे कम है यानी कि आप नाखुश हैं, और 10 का मतलब है आप इंतहाई खुश हैं। इसके दौरान अपने आप को अपने दिल से एक लम्हे को आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है अपने आप से कि मैं कितना खुश हूँ, अंदरूनी खुशी, हकीकी खुशी कितनी है मुझे 1 से 10 के दरमियान। आपको जो जवाब आएगा वो आप जवाब शेयर भी कर सकते हैं, शेयर ना करना चाहें तो अपने पास आपने लाजमी नोट करके किसी जगह लिख लेना है। हम कोर्स के एंड पे इससे दोबारा उसको कंपेयर करेंगे, अपने हैप्पीनेस गेज को दोबारा इससे, और कोर्स के बाद हम दोबारा एक्सरसाइज करेंगे। तो आज जो आपका हैप्पीनेस स्केल है अपने आप को खुद नोट करें, ग्रेड करें और एक जगह पे लिख लें। शेयर करना चाहें ग्रुप में तो वेरी गुड, ज़रूर शेयर करें। अच्छा जी, हैप्पीनेस स्केल आपने नोट कर लिया अपना आज। उसके बाद आपको मैं आज फर्स्ट लेसन का आज को मैंने आपको इंट्रो दे दिया, तफसील दे दी, हैप्पीनेस गेज हमने अपने आप को ग्रेड कर लिया। अब मैं आपको फर्स्ट डे का टास्क देने लगा हूँ, ठीक है। ये 2-3 दिन में आप लोगों ने करना है। आज चूँकि हम कोर्स कर रहे हैं, हम बात हैप्पीनेस की कर रहे हैं, तो हमने वो जो पहला पॉइंट था कि हमने लाइफ प्रोफाइल की बात की थी, तो उस सिलसिले में ये उसको एड्रेस करने के लिए कुछ एक टास्क है जो फर्स्ट टास्क मैं आपको देने लगा हूँ।
ये है कि आपने अपना ग्रुप में तारुफ़ कराना है, जैसा मैं बता चुका हूँ, आपने टाइप करके अपना तारुफ़ कराना है, अपना नाम बताना है, एज, सिटी, जॉब स्टेटस क्या है, स्टडी स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, लाइफ के एम्स क्या हैं, ख्वाहिशात क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उसके रास्ते में रुकावटें क्या हैं, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, सिचुएशन एनालिसिस आपने करना है। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ जाएँ, यानी कि इसकी मिसाल ऐसे है कि आप, अगर कोई शख्स कहता है कि जी मैं, उस ऊपर वाली पॉइंट में लिखा हुआ है एम ऑफ लाइफ, अगर कोई कहता है कि जी मैं तो सिंगर बनना चाहता हूँ, दुनिया का बेस्ट सिंगर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसको इस घर से इस बात की इजाज़त ही नहीं है कि वो सिंगिंग का शोबा अपनाए, तो उसने सिचुएशन एनालिसिस करना है कि क्या मेरी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन इस तरह एनालाइज़ करनी है कि जी मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे रास्ते में घर में मेरी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये मेरी हर्डल्स हैं, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं, ये मुझे मिलेगा, ये नहीं होगा, और मैंने इस सिचुएशन में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं थोड़ा-सा घबरा जाता हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी है और ये मेरे गोल हैं। तो इस सिचुएशन से मैंने अपनी टारगेट पे पहुंचने का तरीका निकालना है। जब हम सिचुएशन एनालिसिस एक्यूरेट कर लेंगे ना, तो उसके बाद हमारा अगला काम शुरू होगा। अगर हमने सिचुएशन एनालिसिस ही नहीं किया हुआ अपना, तो हम अपनी मंजिल पे पहुंचने के रास्ते में रुकावट, तो क्या रुकावट छोटा लफ्ज़ है, हम गुमराह हैं। आपने सिचुएशन एनालिसिस करना है कि सिचुएशन ये है, मेरी फाइनेंसेस ये हैं, मेरे घर के हालात ये हैं, मेरे पर्सनल हालात ये हैं, मेरा एनवायरनमेंट ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे इस करने में मेरे हालात की तरफ से ये लिमिटेशंस हैं, ये मेरे फ़ायदे हैं। ये सिचुएशन एनालिसिस होगा, चैलेंजेस क्या हैं, उसके बाद हम अपना आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करेंगे, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। जब सिचुएशन एनालिसिस हो जाएगा तो हम अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। किसी का प्रॉब्लम सिर्फ़ ये हो सकता है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी का प्रॉब्लम ये सिर्फ़ ये हो सकता है कि उसको एक साथ की ज़रूरत है, एक पार्टनर की ज़रूरत है, या एक मोटिवेटर की ज़रूरत है जो उसको मुसलसल मोटिवेट करता जाए और उसकी मंजिल पे लेके जाए, और किसी का इसी तरह का प्लस माइनस हो सकता है। तो सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके बाद हम वे फॉरवर्ड बनाएंगे। वे फॉरवर्ड का मतलब है कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है एक वीडियो गेम की तरह है। जिस तरह वीडियो गेम में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि आपने कौन सा क्या सिचुएशन चूज़ करनी है, आपके क्या एनिमीज़ हैं, क्या बेटरमेंट है आपके पास, क्या बोनसेस हैं। एक सिचुएशन वीडियो गेम खेलते हुए आपके सामने आ जाती है और आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए खेलते चले जाना है, खेलते चले जाना है। तो लाइफ में भी इस जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, अगर मैं किसी बादशाह के घर में नहीं पैदा हुआ, अच्छे घर में नहीं पैदा हुआ, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे दिया गया है वीडियो गेम की तरह। अगर मेरे करंट हालात, जिसको हमने सिचुएशन एनालिसिस कर लिया है, कह दिया है कि ये हमारी सिचुएशन एनालिसिस है, वो चीज़ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमने उसके मुताबिक आगे अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद अपना प्लान बनाना है, हुस्न तदबीर करनी है, प्लानिंग करनी है कि मेरी ये सिचुएशन, अब मैंने आगे कैसे निकलना है, अपनी मंजिल तक मैंने कैसे पहुंचना है। इसको वे फॉरवर्ड कहते हैं। ये वे फॉरवर्ड बनाना हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बनाना आपने खुद है। अच्छा, और उसके बाद हम, जब आप सब लोग अपना मुझसे प्लान, ये इंट्रोडक्शन शेयर कर लेंगे, तो शेयर करने के बाद हम उसको, मैं मेरे से ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ग्रुप में आप शेयर करेंगे सारी चीज़ें, मैं आपको उस पे कमेंट करूँगा, आपको गाइड करूँगा। हम अपनी लाइफ प्रोफाइल उसकी रोशनी में मॉडिफाई करेंगे, उसको ठीक करेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे, ताकि हमें अपनी पता चले कि हम कौन है, कहाँ जाना है, हमारी सिचुएशन एनालिसिस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, और हमने कैसे आगे चलना है, प्लानिंग करके आगे चलना है। इसके ऊपर मैं आपको गाइड करूँगा। डे 1 से डे 3 तक ये काम होगा। जितनी जल्दी आप लोग ये काम मुझे करके दे देंगे, उतनी ही जल्दी ये काम कंप्लीट होता चला जाएगा। यानी कि 3 दिन मैंने इसलिए रखे हैं कि हर के पास कुछ टाइम होता है, कोई आज फ़ारिग होगा, कोई हो सकता है आज टाइम ना मिल सके कल, लेकिन आपने पहली फ़ुर्सत में ये काम करना है। और ऐसा भी नहीं करना कि आप ये अभी मेरा लेक्चर सुने, आप फ़ौरन टाइपिंग करना शुरू कर दें। नो, आप पहले अपना सोचें अपने बारे में कि आप कौन है, आपने क्या करना है, सिचुएशन क्या है आपकी, अपना प्रॉब्लम क्या है, आपका मसाइल क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, रिसोर्सेज अच्छे तरीके से सोचें। मंजिल क्या है आपकी, ये भी सोचें। बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता कि हमारी मंजिल क्या है। जब हम खुद अपने आप से बात करते हैं तो हमें पता चलता है, नहीं यार, ये तो मंजिल मेरी ख्वाहिश की नहीं। तो अच्छी तरह से सोच विचार के मुझे आपने जवाब देने हैं। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन सोचें तो सही। एटलीस्ट आप कुछ फ्यू मिनट्स अपने आप को दें और सोचें कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप कौन है, मुझे बताएं फिर। अच्छा, इसमें चीज़ें आपने मुझे सारी एक्यूरेट देनी है। आप सिर्फ़ आप अपना नाम और शहर, अगर एक्चुअल नाम बताना चाहें तो आप कोई भी नाम और कोई भी शहर बता सकते हैं। बाकी सब चीज़ें आपने मुझे एज, जॉब, स्टडीज़, मैरिटल स्टेटस, चैलेंजेस, रिसोर्सेज, एम्स ऑफ लाइफ, हर्डल्स, ये सब कुछ आपने मुझे एक्चुअल बताने हैं, ताकि मैं आपका एक्चुअल प्रोफाइल एनालिसिस करके आपको एक्चुअल में गाइडेंस दे सकूँ।
थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो यहीं पे इख्तिताम होता है। और अब हम जब आप ये टास्क देंगे तो हम अगली एक्टिविटीज़ ग्रुप में करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़।